नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया ने किया तैयारी 200 प्लस सांसदों की बैठक से मोदी की उल्टी गिनती शुरू। बड़ी अहम मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरह इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और एक नई रणनीति तैयार हुई, वह तैयारी बहुत कुछ बयां कर रही है, जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। इस वक्त देश के जो गतिविधियां चल रही हैं, जो उथल-पुथल सी परिस्थिति मची हुई है, वह किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसी जो सच्चाइयां देश के सामने आ रही हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि इस सरकार की ऐसी सच्चाई होगी। क्योंकि 2014 में 285 सीटें और 2019 में 303 लोकसभा की सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी अचानक बैकफुट पर आ जाएगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन इस वक्त यह कहा जा सकता है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, यानी कि मोदी सरकार। लेकिन इंडिया ने 200 प्लस सांसदों की बैठक में बड़ा फैसला कर दिया। बीजेपी सरकार कहीं न कहीं उससे हिलने लगी, यह बात कही जा रही है। क्योंकि अब बड़ी महत्वपूर्ण यह भी है कि अब आप यह कह सकते हैं कि इस वक्त इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना, चाहे शरद पवार की एनसीपी, जिन हालातों से गुजर रही थी, शायद अमेरिकी डील ने एक ऐसा मुद्दा थमा दिया, चाहे जेफरी एप्स्टीन फाइल ने एक ऐसा मुद्दा विपक्ष को थमा दिया, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण पार्लियामेंट में न देना एक ऐसा मुद्दा थमा दिया कि जो सरकार बैकफुट पर आ गई और सरकार भागने लगी। जवाबदेही से सरकार भागने लगी, जबकि जवाबदेही इस देश की जनता भी मांग रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं मांग रही। इस देश में आजादी है हर किसी को वोट देने का, और अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं लोग, किसी एक को नहीं। अपने मन मुताबिक, अपने इच्छा अनुसार लोग वोट करते हैं, यह सोच करके कि हमारे क्षेत्र के मुद्दे को हमारा जनप्रतिनिधि चुना हुआ वह पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाएगा और हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन जब विपक्ष की आवाज को उठने नहीं दिया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर उसके क्षेत्र का विकास कैसे होगा और उसके क्षेत्र को कोई कैसे जानेगा और उसके क्षेत्र में दिक्कतें क्या है, इसे कैसे पता चलेगा। पार्लियामेंट सेशन जो हंगामे का भेंट चल रहा है और जिस तरह से चल रहा है, चूंकि यह बजट सेशन है और बजट सेशन में हर विषयों पर चर्चा होती है, हर क्षेत्रों के लिए बजट होता है, हर राज्यों के लिए बजट मिलता है। तो जब राज्यों का बजट मिलता है तो उस राज्य से जितने सांसद चुन करके आए हुए रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी रहती है कि जिस काम के लिए बजट अलॉट हो रहा है वह उनके क्षेत्र में खर्च हो, तो उसके उन्हें पता रहता है। उसके बाद में वह अपने क्षेत्र में वह काम नहीं होता है तो उस विभाग के मंत्रालय को वह शिकायत करते हैं और दबाव देते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ, आप काम करवाइए। वह काम होगा तो क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर बहस होगा नहीं तो उस पर चर्चा नहीं होगी, और चर्चा नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। यही चीजें आज तक चलती आई है। इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे कम पार्लियामेंट में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं आज तक की आजादी की लड़ाई के बाद से। किसी ने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं किया था कि ऐसा भी होगा, लेकिन हो रहा है। जो नहीं सोचते हैं वही ज्यादा हो जाता है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन ने 200 प्लस सांसदों की बैठक की। ममता बनर्जी एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बहुत बुरी तरह से घिर गई है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से एसआईआर कराया और पश्चिम बंगाल के अंदर एक खास एसआईआर चल रहा है इस वक्त, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है।
लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं और जिनके नाम काटे जा रहे हैं वह कहीं न कहीं गुस्से में भी हैं। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि ममता बनर्जी के सामने चुनौती बहुत बहुत बड़ी है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ममता बनर्जी जूझ रही हैं चुनौतियों से, क्योंकि ममता बनर्जी एक क्षेत्रीय नेता है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन केंद्र सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और भाजपा के पास धन बल सब है और ममता बनर्जी के पास सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। अब जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में किया गया, वह एक ऐसा मुद्दा था कि सवाल उठने लाजमी थे, क्योंकि आईपैड जो सोशल मीडिया हैंडल करता था ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का, और वहां पर ममता बनर्जी का वह चुनावी फाइल रखा हुआ था जिसमें प्रत्याशियों के नाम सिलेक्ट किए गए थे, किसको टिकट देना है पार्टी का और किसका टिकट काटना है और किस क्षेत्र में क्या अलॉट करना है, क्या कौन सी योजना सरकार की है जो नहीं पहुंची है। तो उस प्रकार में सारा फाइल रेडी था। ममता बनर्जी का आरोप था कि उस फाइल को ईडी अपने कब्जे में लेना चाहती थी। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, यह ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। अब इसके बाद चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी चुनाव आयोग को दिया। लेकिन जिस तरह नाम कट रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर कि कोई बच्ची है, उसकी शादी हुई, वह अपने पति के घर गई, अपने पति के टाइटल को एड्रॉप करती है, तो उसका वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है कि नहीं आप तो ये नहीं हो, और जहां उसका मायका है वहां से उसकी शादी हो गई तो वैसे ही नाम कट जा रहा है, और यहाँ आई तो नाम चढ़ नहीं रहा है। तो यह सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जीरा किया। आज फिर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद ममता बनर्जी एक बैठक करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जो रिपोर्ट आएगा तो आप दर्शकों तक मैं पहुंचाऊंगा उसे। लेकिन ममता बनर्जी और राहुल गांधी के अंदर एक रणनीति के तहत बातचीत हुई है कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के। अब ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की हिस्सा है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बड़ी हिस्सा है, बड़ी पार्टी है और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस अकेला चुनाव लड़ेगी और आरजेडी को ममता बनर्जी कुछ सीटें देंगी साथ में लड़ने के लिए। अब यह आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर त्रिकोणीय नहीं चौकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि लेफ्ट का भी बहुत जनाधार है। अब लेफ्ट काफी साल सत्ता में वहां काबिज रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति पश्चिम बंगाल के लिए बनाई थी, हुमायूं कबीर का इस्तेमाल किया गया था। वह हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के ही थे, ममता बनर्जी की पार्टी का विधायक, अभी भी विधायक उन्हीं के हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने विधायक से इस्तीफा नहीं दिया। वह कहीं न कहीं अचानक भारतीय जनता पार्टी के होके बैठ गए और एक नई पार्टी का आगाज कर दिया। तो 123 सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर, 123 विधानसभा सीट ऐसी है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो मथुआ समाज और पिछड़ी जातियों के हैं और मुस्लिम बहुमूल्य सीटें हैं, 123 सीट, ध्यान दीजिएगा आप दर्शक, 123 सीट। तो अब हुमायूं कबीर के साथ असुद्दीन ओवैसी भी आ गए, AIMIM। तो असुद्दीन ओवैसी को पश्चिम बंगाल में कोई सीट आज तक नहीं मिली है और मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हुमायूं कबीर उतना प्रभावशाली
नेता भी नहीं है कि वह पार्टी बना करके पार्टी का इतना जनाधार बढ़ा दे कि 5% वोट बैंक ले आ सके, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन हाँ, हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी मिल करके 1.5% वोट काट सकते हैं। इसकी उम्मीद दिखाई जा रही है कि 1.5% वोट काट सकते हैं। अगर काट सकते हैं, इसीलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस से एक रणनीति कांग्रेस के साथ बैठक बनाई है कि कांग्रेस का जनाधार है और इस वक्त कांग्रेस उभर रही है। तो कांग्रेस अगर त्रिकोणीय मुकाबले में आती है तो जो हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की वजह से वोट ट्रांसफर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ की जा रही है, वह न होकर के कांग्रेस की तरफ मूव कर सकती है, वह वोट बैंक। यह रणनीति कारगर साबित होती हुई भी पश्चिम बंगाल के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस घुसपैठिए का मुद्दा उठाया जा रहा है, वह मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में उठाती है। बिहार में भी उठाई थी, झारखंड में भी उठाई थी, मध्य प्रदेश में भी उठाती है, यूपी में भी उठ रहा है, ऑलमोस्ट यूपी में भी उठ रहा है। और 3 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए, 1 करोड़ 22 लाख लोगों के तकरीबन उनको नागरिकता साबित करने के लिए कही गई है। तो यह चीजें जो हो रही हैं, यह भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि अगर कोई घुसपैठिया हमारे देश के अंदर दाखिल हो रहा है तो वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, उसे जेल में डाल सकता है, उसे उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, उसको वो जहां से आया उसको वहां भेज सकता है। बहुत सारे इसके हथकंडे हैं, उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन घुसपैठिया अगर बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में आता है, वह इस देश का नागरिक नहीं है, तो वह गृह मंत्रालय का कार्य है, क्योंकि बॉर्डर सीमा पर लगी हुई सेना वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, स्टेट गवर्नमेंट का वह नहीं सुनती। आप दर्शक समझ रहे हैं? जैसे बॉर्डर सीमा जो है, पीओके का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, वह सेना हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऐसे में वही गृह मंत्री जिसके अंतर्गत आता है, वही घुसपैठिए का मुद्दा अगर उठाए तो उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आपने क्या किया, कैसे आया, जिम्मेदारी तो आपकी थी। अब घर पे चौकीदार रखा हुआ है, गेट पर, गेट से कोई भी ढुकेगा तो चौकीदार का या तो मिली भगत होगी या तो चौकीदार झूठ बोलेगा कि ढुक गए लोग, तो भी जिम्मेदारी उसी की होगी। तो खुद चौकीदार ही अपनी ही चौकीदारी पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो अगर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सवाल खड़े करते हैं कि घुसपैठिया हैं, तो वह उनकी जिम्मेदारी है कि 12 सालों से आप सत्ता में है, क्या कर रहे थे? नींद की गोली खा के सोए हुए थे क्या कि आपने घुसपैठिया को नहीं निकाला? तो उल्टा दांव पड़ रहा है यहाँ, खास करके पश्चिम बंगाल में, और यह दांव झारखंड के चुनाव में भी उल्टा पड़ा था। अब ऐसे में पेच फंस गया जब इन सभी चीजों को लेकर के रणनीति ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ सेट कर दी, और कांग्रेस पूरी तैयारी से ऐलान कर दिया है कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी पश्चिम बंगाल में। यह कहीं न कहीं ममता बनर्जी और राहुल गांधी की रणनीति है। इंडिया गठबंधन की 200 प्लस सांसदों की बैठक में बहुत कुछ अहम फैसले कहा जा रहा है कि लिए गए हैं। जैसा आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग की दलील क्या होती है, जबकि उस दिन जब ममता बनर्जी जिस दिन दलील रखी थी, पेश हुई थी, तो ममता बनर्जी ने पसीने छुड़ा दिए थे, उनके सवालों का जवाब नहीं था। हमारे देश के सीजीआई सूर्यकांत को नोटिस जारी करनी पड़ी चुनाव आयोग को, और आज फिर पेशी। आज वह बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या एसआईआर रद्द हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, तो पूरे देश में रद्द करना पड़ेगा, और यह एसआईआर एक सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब
एसआईआर पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और गठबंधन की एक नई रणनीति भी बन गई है। इसी बीच ममता बनर्जी नीतीश कुमार से संपर्क में है, लेकिन नीतीश कुमार पर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो पप्पू यादव को गिरफ्तारी की गई बिहार के अंदर और जिस नाटकीय तौर पर की गई, सरकार के लोग ही सरकार के खिलाफ आकर के खड़े हो गए। जीतन राम मांझी जो मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री है, एमएसएमई मंत्री हैं, बिहार से आते हैं, उन्होंने ही पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए गए। बिहार में 20 साल सत्ता में रहने वाले नीतीश कुमार के हाथ से पहली बार गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के कोटे में गया और सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद पूरा प्रशासन महकमा उनके अंदर आ गया और 31 साल पुराने केस में जिसका कोई आधार नहीं है, आधी रात को पार्लियामेंट चलते हुए इस देश के 7 बार के चुने गए सांसद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे किसी लुटेरे को, डकैत को गिरफ्तार किया जाता है। जबकि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जनप्रतिनिधि बिहार के पूर्णिया का है, वहां से सांसद वहां के लोगों ने चुना है, लाखों लोगों ने वोट दिया है, उस जनप्रतिनिधि को उसके गिरफ्तारी का अरेस्ट वारंट भी नहीं दिखाया जाता है। आप सोचिए कि प्रशासन कानून है और प्रशासन कानून से चलता है। संविधान ने अगर पुलिस महकमे को हक दिया है, कानून दिया है, तो पुलिस महकमा किस लिए होता है? इसलिए होता है कि वह लोगों की रक्षा करे। हर जगह कहीं लिखा रहता है, मैं आई हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर दूं, लेकिन वह हेल्प नहीं, वह तनाव पेश कर रहा है इस वक्त। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें देश उलझ गया है। लोगों को अपने दर्द, अपनी तकलीफें, अपनी जरूरतें, अपने रोजगार, यह सब भूल गए लोग। क्यों? कि उन्हें ऐसा उलझा दिया गया है कि वह मानसिक तनाव में लोग चल रहे हैं और यह मानसिक तनाव जो है वह इस देश को कमजोर कर रहा है, क्योंकि वह काम धंधे की नहीं सोच पा रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, मजदूरी के लिए परेशान है और मजदूरी मिल रहा है तो जो उससे उसके घर के खर्च नहीं चल रहे, लेकिन जो भी मिल रहा है उससे कर रहा है, लेकिन वो भी अगर कोई ले उड़े तो यह चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। और बिहार के अंदर पप्पू यादव को लेकर के एक आक्रोश जनता के बीच, क्योंकि पप्पू यादव एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ लोगों के मसीहा कहे जाते हैं, जो लोगों के दुख दर्द में साथ खड़े होते हैं। और पप्पू यादव दिल्ली से कोर्ट में पेश होने ही गए थे, कोई भाग नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती की गई। अब उनकी स्थिति नाजुक है, हॉस्पिटल में है। और सोचिए, एक सांसद हॉस्पिटल में जाता है, स्ट्रेचर पर पड़ा रहता है और हॉस्पिटल के अंदर उसे बेड नहीं मिलता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि हर हॉस्पिटल में एक स्पेशल होता है जनप्रतिनिधियों के लिए, जो खाली रखा जाता है हमेशा। तो किसके प्रेशर में? सोचिए, बगैर गृह मंत्री के प्रेशर के ऐसा हो सकता है क्या? है किसी की हिम्मत? पेट्रोल पंप पर पुलिस हो, रिपोर्टर हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो जाता है तो स्पेशल कोटा रहता है उसका, कि वह कोटा उसको बचा के रखना पड़ता है कि कोई रिपोर्टर का गाड़ी जाए, पुलिस की गाड़ी जाए, या जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद या एमएलसी का गाड़ी जाए, तो उसमें पेट्रोल नहीं है तो उसमें पेट्रोल भरने के लिए उसको रिजर्व रखना पड़ता है। लेकिन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन 14 के पहले तो यह हो रहा था, क्योंकि यह स्पेशल चीजें होती हैं। पत्रकार कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए जाता है, समय पर उसे पहुंचना रहता है, पुलिस अपना काम करने पुलिस प्रशासन जाती है, उसको वह जरूरी है। जनप्रतिनिधि नेता कोई जा रहा है
तो उसको जाना है, उसका शेड्यूल है, तो उसके लिए जरूरी है। लेकिन यह सब चीजें खिलवाड़ कर दी गई हैं, जो अब भारी सरकार को पड़ रही है। तो इंडिया गठबंधन की बैठक ने यह सब कुछ रणनीतियां तय कर ली है, और अब इससे जो मैंने बताया कि ममता बनर्जी का नीतीश कुमार के साथ बात हो रहा है, कांग्रेस भी चंद्रबाबू नायडू से संपर्क में है, ऐसा कहा जा रहा है, जो आने वाले वक्त के लिए सरकार के लिए बड़ी दिक्कतें होंगी। तो मैं इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होऊंगा हाजिर। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।